नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपी स्पेशल की क्लास में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक या दो प्रश्न लगभग हर बार इधर-उधर से करके पूछ लिए जाते हैं। हम पूरा ओवरऑल डिटेल कंप्लीट करेंगे इसके बारे में कि प्रश्न कहीं से भी पूछे जाएं तो हमें फंसने की संभावना उसमें न रहे, हम उसका आसानी से जवाब दे सकें। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे और जो उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई जनजाति ही नहीं है, वो भी सारा देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनजाति वाले जिले कौन-कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर जनजाति आप देखें तो सोनभद्र में मिलेगा, फिर बलिया में और फिर देवरिया में। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें कि सबसे ज़्यादा जनजाति किस जिले में पाई जाती हैं, तो दैट इज़ सोनभद्र इज़ आवर आंसर। ओके? इसके बाद न्यूनतम जनजाति वाले जिले कौन-कौन से हैं? तो बागपत है, कन्नौज है और बदायूं है। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर देखें कि सबसे कम कहाँ पे, तो वो भी बागपत में है, सॉरी। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत सोनभद्र में, सबसे कम प्रतिशत बागपत में, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है सोनभद्र में, सबसे कम जो जनसंख्या है वो बागपत में। इतनी सारी चीज़ें क्लियर रखिएगा। देखिए, 2 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं जहाँ कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अगर आप ये देखें कि टोटल जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, यानी कुल जनजाति कितनी है, तो वो है 11,34,273। ठीक है? और इसमें मेल कितने हैं, तो 5,81,083 और फीमेल कितने हैं, 5,53,190। अगर इनका सेक्स रेशियो आप देखें, इनका लिंगानुपात कितना है, तो 951 है 1000 में। ठीक है? इसके बाद देखिए, 2003 से पहले केवल 2 जनजातियां थीं जो सूचीबद्ध थीं उत्तर प्रदेश में। वो कौन-कौन सी थी? थारू और बुक्सा। ठीक है? आर्टिकल 342 में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। 2003 में ही 10 नए जनजातियों को जोड़ा गया और उसको मिला के अब हो गए हैं 12, लेकिन वेबसाइट पे आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे 15 जनजातियों के नाम मिलेंगे। सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति उत्तर प्रदेश में कौन-सी है? वो है थारू। न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन-सी है? तो वो है बनरावत। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके बारे में हम उनका जो कल्चरल एक्टिविटी है, उनका जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न कई बार स्टेटमेंट बना के इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे थारू के बारे में। अब थारू के लोग होते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो थारू लोग होते हैं, इनका कद कैसा होता है? तो इनका जो कद होता है, वो होता है छोटा और इनका जो मुख होता है वो होता है चौड़ा। ठीक है? और इनकी चमड़ी कैसी होती है? इनकी चमड़ी होती है पीली। ठीक है? तो ये इनको पहचानने का एक तरीका है। और ये अपने आप को किस वंश का कहते हैं? तो किरात वंश का ये कहते हैं कि ये जो है ये किरात वंश के हैं। ठीक है? अब ये मेनली जो तराई बेल्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे पाए जाते हैं। तराई बेल्ट के बारे में आपने पहले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि जो नेपाल से सटा हुआ एरिया, जैसे कि महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। तो मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है? अगर इनकी फैमिली को देखें, यानी इनका जो परिवार देखें, तो इनका जो परिवार होता है वो होता है संयुक्त परिवार। और इनकी जो सत्तात्मक व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इनकी होती है। मैरिज देखें इनका कि विवाह कैसा होता है? तो विवाह इनमें बहनों का आदान प्रदान यानी बदला विवाह होता है। बदला विवाह ये मानते हैं। और दहेज नहीं लिया जाता है, ना ही दिया जाता है। और विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह का भी इसमें प्रचलन है। ठीक है? जिसको कि हम भोज कहते हैं। विधवा विवाह ये भी है और इसको भोज कहते हैं, या इसी को लठमरवा भोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखें थारू के बारे में, तो देखिए भोजन के रूप में ये मेनली चावल खाते हैं। अब तराई क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ मेनली जो सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली फसल है वो क्या है? वो चावल ही है, तो चावल ही खाते हैं। पुरुष जो होते हैं वो चोटी रखते हैं। पुरुष जो होंगे वो क्या रखेंगे? वो चोटी रखेंगे। और जो महिलाएँ होती हैं वो टैटू बनवाती हैं, या अगर आप देहाती भाषा में कहें तो उसको कहते हैं गुदना गुदवाती हैं। टैटू ही लिखिए, वही सही है। टैटू बनवाती हैं। ठीक है? और ये किस धर्म को मानते हैं? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। और मतलब भूत प्रेत इन सारी चीज़ों में ये बिलीव करते हैं। और बांस के शिवलिंग की ये पूजा करते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ठीक है? तो बांस के शिवलिंग की पूजा करते हैं ये। ठीक है? और
इसके बाद और इसमें दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार ये पूछा गया है परीक्षा में। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और मतलब अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करते हैं। इनकी अगर इकोनॉमी की बात करें आप, तो मेनली जो इनकी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, या कृषि पर आधारित है इनकी आजीविका। और बाकी और भी काम करते हैं, जैसे कि लकड़ी काटना है, फल फूल का कार्य है, जड़ी बूटी, ये सारा भी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय कहाँ खोला है? तो थारू जनजाति की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय खोला है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा भी गया है वैसे, खैर लखीमपुर खीरी में खोला गया है, ठीक है। तो ये थारू जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है। आप कोई भी फैक्ट आएगा तो कम से कम इतने सारे फैक्टों में से आप उनको निकाल के सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोक्सा या भुक्सा जो भी है, तो ये अपने आप को किस वंश का बताते हैं? तो ये पतवार राजपूत घराने का अपने आप को बताते हैं। पतवार राजपूत घराने का ये बताते हैं अपने आप को, ठीक है। और इनका जो मुख्य निवास है वो माना जाता है बिजनौर में। बिजनौर में इनका मुख्य निवास है। अगर फैमिली की बात करें इनका, तो परिवार कैसा होता है? तो इनका जो परिवार होता है वो ज्वाइंट फैमिली होती है, और पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था होती है वो मानते हैं ये। थारू में आपने देखा, वहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था मानी जाती थी, और यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था मानी जाती है। भोजन में वही मछली है, चावल, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और इनमें जो विवाह होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है, एक अनुबंध के रूप में इनकी जो मैरिजेस होती हैं वो होती हैं। और पति पत्नी मुक्त रहते हैं। पति पत्नी जो होते हैं वो मुक्त रहते हैं। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन इनमें होता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। हिंदी मतलब हिंदू धर्म को ये मानते हैं, और मेनली जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी है? वो लगभग हिंदी ही बोलते हैं ये लोग। और इनमें अगर पहनावा देखें आप, तो जो वस्त्र होते हैं वो पुरुष और महिलाएं उनके अलग अलग होते हैं। पुरुष जो है वो कुर्ता धोती पगड़ी ये सब है, और महिलाएं जो है वो लहंगा चोली चुन्नी ये सारी चीज़ें वो पहनती हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी भुक्सा या भोक्सा जनजाति के बारे में। इसके बाद महीगीर है, तो ये नजीबाबाद में निवास करती हैं। नजीबाबाद कहाँ पे है? तो ये भी बिजनौर में ही है। नजीबाबाद में निवास करती हैं ये। और इनका जो धर्म है वो है इस्लाम, ठीक है। और मेनली ये मछुआरे होते हैं। इनका कार्य वही मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सारी चीज़ें। और ये एक ऐसी जनजाति है जिसका उल्लेख कहाँ मिला है? महाभारत में इसका उल्लेख मिला है। महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद है खरवार जनजाति, जो कि इनका जो मेनली निवास है वो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर और कहाँ पे? और सोनभद्र में है। बाकी रहने के लिए ये बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी वहाँ पाए जाते हैं। और इनका जो व्यापार होता है वो खैर और कत्था का व्यापार है। खैर व कत्था का व्यापार है इनका। और इनका धर्म है तो वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और इनका जो नृत्य है वो है कर्मा। कर्मा नृत्य हमने पहले डिस्कस किया है कि मतलब ये फसल बुआई और कटाई के समय होता है, जिसमें महिला पुरुष दोनों तलवार लेकर मतलब इस तरह से नृत्य करते हैं, उसी को कहते हैं कर्मा नृत्य। अगर लैंग्वेज देखें इनकी, कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं, तो ये है भोजपुरी लैंग्वेज को अब बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी खरवार जनजाति के बारे में। इसके बाद और भी कुछ जनजातियां हैं जो रहती हैं, जैसे सोनभद्र में कौन कौन सी रहती हैं? अगरिया, पतरी, बैगा, पराहिया, भुइया, चेरो, ठीक है। इतनी सारी जनजातियां सोनभद्र में रहती है, जिसमें चेरो जो है वो वाराणसी में भी पाई जाती है। सहरिया जो जनजाति है ये ललितपुर में रहती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी उत्तर प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करी। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली वो शोक के रूप में मनाती है? हमने देखा अभी थारू। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऊपर एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। कौन सी जनजाति है वो? खरवार। यही खरवार जो कहाँ इनका निवास स्थान कहाँ पे है? ये है मिर्ज़ापुर में। और इनका व्यापार क्या है? खैर और कत्था बनाना। इनका धर्म क्या है? तो ये है हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज क्या है? ये भोजपुरी है। जब भी आप पढ़िए तो इस हिसाब से सारे फैक्ट को आप रिवाइज कर लीजिए वन बाय वन, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ें कब आ जाएं वो नहीं पता आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन है? थारू है। और सबसे कम कौन है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था बन रावत एक जनजाति है उसके बारे में।
कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खरवार या खैरवार, जो भी है। पांचवा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को। थारू जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऊपर हमने डिस्कस ही किया है, तराई प्रदेश में। देखिए, अगर आपने एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से समझ लिया, उनके अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिया, तो फिर एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप क्वेश्चन देखेंगे और फिर उनको टिक करेंगे। थारू जनजाति में परिवार होता है। अब थारू जनजाति में परिवार कैसा होता है? ठीक है, अभी आपने देखा, देखिए दो टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो है पितृसत्तात्मक और एक सत्तात्मक। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है दो जनजातियों में। हमने पहले डिस्कस किया था थारू को, उसके बाद हमने डिस्कस किया बुक्सा को, और दोनों में जो परिवार है वो अलग अलग टाइप का है। तो थारू में जो जिन परिवार है, संयुक्त तो दोनों में है, कंबाइंड फैमिली दोनों में होती है, लेकिन थारू में जो है वो मातृ सत्तात्मक परिवार है और बुक्सा में जो है वो पितृ सत्तात्मक परिवार है। तो ये जो फैक्ट है इनको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लठंभर भोज किस जनजाति में विधवा विवाह के समय होता है? तो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा ही है, वो थारू में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो जाहिर सी बात है सोनभद्र है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो वो बलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वो है बागपत, ऊपर हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे किसकी संख्या सर्वाधिक है? थारू की है, बनरावत की तो सबसे कम है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो ये कब किया गया? 2003 में किया गया। उसके बाद वो 12 हुए और बाद में अभी 15 दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है? वो है थारू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है 2003 में। देखिए, ये प्रश्न कई बार रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये रिपीट हुआ बार बार। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब इसमें से आपको सुमेल करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो बुक्सा बिजनौर सुमेलित है, ये गलत है। राजी, ये सब गलत है। थारू बांदा में नहीं, थारू तराई में होता है। निम्न जनपदों में से भोंस जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो भोंस जो जनजाति है वो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुक्सा या बोक्सा या भोक्सा, जिसमें कि पितृ सत्तात्मक परिवार होता है कंबाइंड फैमिली के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो बोक्सा बिजनौर ये सुमेलित है। बैगा बहराइच नहीं, थारू बाराबंकी में नहीं, तराई में रहती है। खरवार, खरवार कहाँ रहते हैं? ये ललितपुर में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये सोनभद्र में निवास करती है। और निम्नलिखित में से किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? ठीक है, तो बिरादरी पंचायत किस में पाई जाती है? तो बुक्सा में पाई जाती है। ये मतलब यूपीपीसी मेंस के 2017 में पूछा गया है। और इसके बाद इसका लास्ट जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? सिंपल सा, बिजनौर में।